पार्ट 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लास्ट पार्ट एंड हुआ था। योनवू हिन को डिवोर्स पेपर देने आता है, पर उसे ही बहुत बड़ा झटका लगता है जब हिन बताती है कि मैं 3 महीने में मरने वाली हूँ। फिर योनवू उसे समझ ही नहीं पाता कि उसे कैसे रिएक्ट करना है। हिन उससे पूछती है कि तुम मुझे क्या बताने आए थे। योनवू कहता है कि मैं तुमसे सॉरी कहता हूँ, मैंने आज तक तुमसे जितनी भी रूडली बात की है उसके लिए सॉरी, आगे से मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा। हिन उसकी बातें गौर से सुन रही थी और योनवू बोलते बोलते उसका फेस रोने जैसा हो जाता है। योनवू कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, सिर्फ 3 महीने है तुम्हारे पास, ऐसे कैसा हो सकता है, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा, ऐसे कैसे हो सकता है। योनवू को इतना सैड देखकर हिन पूछती है कि क्या तुम सीरियस हो। इस पर योनवू हिन को गले लगा लेता है और कहता है आई लव यू हिन। ये सुनकर हिन शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या तुम मेरे बिना नहीं जी सकते। तो योनवू कहता है हाँ। तो हिन कहती है तो तुम मेरे साथ मरना चाहोगे। ये सुनकर योनवू शॉक्ड हो जाता है। हिन कहती है तुम्ही ने तो कहा तुम मेरे बिना नहीं जी सकते, तो क्या तुम मेरे साथ मरना चाहोगे। तो योनवू कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे लगा शायद मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, इसलिए मैंने ऐसा कहा। हिन उसकी तरफ घूर के देखने लगती है तो डरते हुए योनवू कहता है कि क्या ऐसा भी होता है। हिन कहती है हाँ, पहले ऐसा होता तो था। पहले के जमाने में एक प्रथा थी जिसमें दोनों कपल में से कोई एक मर जाए तो उन दोनों को साथ में ही जला दिया जाता था। ये सुनकर तो योनवू और ज्यादा डर जाता है क्योंकि हिन ज्यादा मस्ती नहीं करती थी, तो पता नहीं वो ऐसा करा भी सकती है। यही सोचकर अपना योनवू तो बहुत डर जाता है। हिन कहती है कि क्या तुम मेरे मरने के बाद या हमारे मरने के बाद तुम आफ्टर लाइफ हमारा अच्छे से ख्याल रख सकते हो। योनवू कहता है कि तुम मजाक बहुत अच्छा कर लेती हो, इतनी सीरियस सिचुएशन में भी तुम इतना सीरियस मजाक कर रही हो। फिर हिन कहती है क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है। फिर योनवू सीरियस होकर बोलता है क्या तुम सच में सीरियस हो। फिर हिन कहती है कि तुम ये अपना ड्रामा बंद करो। फिर योनवू की जान में जान आती है। फिर योनवू उसे अच्छे से बिठाता है और पूछता है कि मुझे पूरी बात बताओ, डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया, तुम्हें क्या हुआ है, एग्जैक्टली क्या चीजें बताई है डॉक्टर ने, मुझे सब बताओ। इसी बहाने वो डिवोर्स पेपर को छुपा देता है। योनवू पूछता है क्या तुम्हें सच में 3 महीने लग जाएंगे मरने में, मेरा मतलब है क्या सच में तुम्हारे पास बस 3 ही महीने हैं। फिर यहीं से फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। न दिखाते हैं कि हिन के पास डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारे टेस्ट रिजल्ट आ गया है और तुम्हारी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, तुम अभी हॉस्पिटल आकर हमसे मिलो। जहाँ वो हॉस्पिटल की जाने के लिए निकलती है तो उसे योनवू रास्ते में मिल जाता है। तो योनवू से वो पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो योनवू डायरेक्टली मना कर देता है। हिन कहती है मैंने अभी तक तुम्हें बताया भी नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। योनवू कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना चाहता। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर हिन बहुत शॉक्ड हो गई थी क्योंकि योनवू ने उससे कभी भी इस तरीके से बात नहीं की थी। तो हिन अकेले ही डॉक्टर से मिलने चली जाती है। तो अंदर जाते हुए वो अपनी घड़ी देख रही होती है, तभी उसे अचानक कुछ अजीब सा फील होता है। अचानक से वो कहीं ऐसी बर्फ वाली जगह पर पहुंच गई थी, उसे ऐसा लगता है। पर अगले ही पल उसे अचानक से डॉक्टर को सामने देखती है। हिन उनके केबिन में पहुंच गई थी और हिन को तो याद ही नहीं था कि वो डॉक्टर के केबिन के अंदर कैसे आई, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले तो हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर थी। फिर वो डॉक्टर से पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई, क्योंकि अभी तो मैं लॉबी में थी, फिर आपकी क्लिनिक के अंदर कैसे आ गई, मैं जैसे यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आ गई हूँ। डॉक्टर पूछते हैं क्या तुम्हारे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। हिन कहती है मैंने आपको लास्ट बार बताया था ना, मुझे कभी कभी हेडेक होती है और कुछ चीजें भूल भी जाती हूँ। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हिन एक मीटिंग में होती है। वो अपने केबिन में बैठकर डायरी में कुछ नोट कर रही होती है। सब लोग होते हैं मीटिंग में, फिर भी अचानक से सब लोग चले जाते हैं। वो देखती है कि बहुत ज्यादा टाइम बीत चुका है। कभी कभी उसे याद ही नहीं रहता कि उसने 10 मिनट पहले क्या किया। लास्ट कभी कभी वो 30 मिनट का भी भूल जाती है। कभी कभी वो कई घंटों के बारे में भूल जाती है कि उसने क्या किया। और हिन के साथ ऐसा उस दिन भी हुआ जब योनवू ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। तो हिन रेडी हो रही होती है योनवू से मिलने के लिए, तो उसके हाथ से लिपस्टिक गिर जाती है। लिपस्टिक उठाती है, वो भूल जाती है कि उसे योनवू ने बुलाया था मीटिंग के लिए। वो अपने ऑफिस में बैठकर अपने काम कर रही होती है। उसकी सेक्रेटरी आती है कि मैम आपको सर से मिलने नहीं जाना। तब उसे याद आता है और कई घंटे बीत चुके होते हैं। फिर हिन जल्दी से उस जगह मिलने जाती है जहाँ योनवू ने उसे बुलाया था, पर योनवू तो वहाँ से जा चुका था क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था। फिर प्रेजेंट में डॉक्टर हिन से कहते हैं तुम्हें पहले कई बार ऐसा हो चुका है, तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं आई। तो हिन कहती है कि शायद मुझे लगा कि ये सब थकान की वजह से हो रहा है, इसीलिए मैंने बस रेस्ट करने पर फोकस किया, क्योंकि मुझे कहीं बॉडी में कोई पेन या कुछ और नहीं लगा, इसीलिए मुझे लगा ये सब थकान की वजह से हो रहा है, तो मैंने
मैंने सिर्फ रेस्ट करने पर ध्यान दिया। तो हेन पूछती है क्या डॉक्टर मुझे सच में कुछ सीरियस प्रॉब्लम है तो आप बताएं मुझे। तो डॉक्टर कहते हैं क्लाउड साइटोमा है, जो एक बहुत ही रेयर बीमारी है। पूरी दुनिया में इसकी बहुत ही कम केसेस हैं। कोरिया की तुम पहली इंसान हो जिसे ये बीमारी हुई है। हेन पूछते हैं क्या मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी या किसी मेडिकेशन से मैं ठीक हो सकती हूँ। तो डॉक्टर बताते हैं कि तुम सर्जरी नहीं करा सकती क्योंकि तुम्हारी कंडीशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसका मतलब हेन को बहुत ही रेयर ब्रेन ट्यूमर है। जब डॉक्टर हेन को ये सब बता रहे होते हैं तो हेन को फिर से कुछ हो जाता है। उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं जिसमें हेन को अपने आसपास कोहरा सा दिखाई देने लगता है और उसे फिर लगने लगता है कि वो किसी बर्फीली जगह पर आ गई है। उसे डॉक्टर की कोई भी बात सुनाई नहीं देती है। डॉक्टर यही बता रहे होते हैं कि जो उसका ट्यूमर है, सेल्स हैं, वो उसके पूरे नर्व्स में फैल चुके हैं, इसीलिए उसका टेम्पररी मेमोरी लॉस हो रहा है, जिससे उसे हेलुसिनेशन भी होंगे और तुम्हें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। मेडिकेशन तुम्हारे लिए ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगी और सर्जरी कराना बहुत ज्यादा रिस्की है क्योंकि ये ट्यूमर पूरे ब्रेन में फैल चुका है। पर हेन तो अपने हेलुसिनेशन में खोई हुई थी। डॉक्टर जोर से उसका नाम बुलाने लगते हैं, तब जाकर हेन अपनी हेलुसिनेशन से बाहर आती है। इससे हेन की सांस भी फूलने लग जाती है। हेलुसिनेशन की वजह से उसे बहुत ज्यादा घबराहट होने लग जाती है। फिर हेन डॉक्टर से पूछती है कि फिर मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ। हेन कहती है कि आप पैसों की चिंता न करें, आप ऑर्डिनरी लोगों के बारे में बताना बंद कीजिए और ये बताइए कि मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ। चाहे मेरे ट्रीटमेंट में कितना भी खर्चा हो, आप उसकी चिंता ना करें, बस आप ये बताइए कि मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ। फिर डॉक्टर बताते हैं कि इसका कोई भी इलाज नहीं है और तुम्हारे हेडेक और मेमोरी लॉस के लिए मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ। फिर हेन कहती है कि आपका मतलब क्या है, मैं मरने वाली हूँ, तो आप सीधे बताइए कि मेरे पास कितना टाइम है। तो डॉक्टर बताते हैं कि जिस स्पीड से तुम्हारे ब्रेन ट्यूमर में ट्यूब्स फैल रहे हैं, मैक्सिमम 3 महीने हैं तुम्हारे पास। जिसे सुनकर हेन को पहली बार डर लगने लग जाता है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, वो कोरिया के बेस्ट सर्जन है, तो उन्होंने जो कहा होगा वो सही होगा। हेन कहती है उन्हें कुछ भी नहीं पता। तो यूनवू कहता है कोरिया के बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट न्यूरो सर्जन है, तो जरूर उन्होंने जो कहा होगा वो ठीक ही होगा। तो हेन कहती है क्या मुझे अपनी बॉडी के बारे में नहीं पता? तुमने मुझे कभी जंक फूड खाते हुए देखा है या कोई पैकेट फूड खाते हुए देखा है कभी? यूनवू कहता है नहीं। तो हेन कहती है मैं वही तो कह रही हूँ, मैंने कभी कोई फास्ट फूड नहीं खाया, ना मैंने कभी अल्कोहल ली और ना ही स्मोक करती हूँ। बचपन से आज तक मैं सिर्फ वेजिटेबल, फ्रूट्स, जूस, इन्हीं सब की डाइट लेती आ रही हूँ और डेली योगा, मेडिटेशन ये सब भी करती हूँ। तो मुझे भला कैसे कुछ हो सकता है जबकि बचपन से मैं खुद को हेल्दी रख रही हूँ। कई लोग होते हैं जो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, उन्हें भी ये बीमारी नहीं हुई, तो ये बीमारी मुझे ही क्यों हुई? तो यूनवू हेन को शांत कराता है। फिर भी हेन कही जाती है कि माना मैं बीमार हूँ, फिर ये डॉक्टर मुझे ठीक क्यों नहीं कर सकते हैं? आजकल तो सब पॉसिबल है, लोग चांद तक पहुँच गए हैं, कार अपने आप चलने लग गई है, AI को देख लो। तो ये लोग मेरे दिमाग से एक छोटा सा ट्यूमर क्यों नहीं निकाल सकते हैं? यूनवू उसे कंसल्ट करते हुए कहता है कल हम हॉस्पिटल दोबारा चलेंगे, हो सकता है डॉक्टर से कोई मिस्टेक हो गई हो, इसलिए अभी तुम रेस्ट करो, हम दोनों कल डॉक्टर से मिलने दोबारा चलेंगे। तो हेन कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नींद आएगी ये सब होने के बाद? तो यूनवू भी कहता है कि मुझे भी आज रात नींद नहीं आएगी ये सब सुनकर। पर हम देखते हैं कि हमारा यूनवू तो बहुत आराम से सो रहा होता है, सुबह आराम से उठता है, उसका मूड बहुत ही अच्छा होता है और वो कहता है कि आज की सुबह तो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ मैं आज। यूनवू को बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। गाना गुनगुनाते हुए वो मिरर के पास अपने आप को देख रहा होता है। तभी उसे अचानक हेन की याद आती है, तो वो अपने आप से कह रहा होता है कि मुझे ऐसे खुश नहीं होना चाहिए, मुझे इतना अच्छा नहीं लगना चाहिए, वरना उसका भरोसा नहीं वो मुझे भी अपने साथ जला लेगी। मुझे तो दुखी होना चाहिए क्योंकि सिर्फ अब 3 ही महीने का स्ट्रगल है मेरी लाइफ में बस, और अब डिवोर्स लेने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। और ये सब सोचकर उसे हंसी आ ही जाती है क्योंकि अपने भाई को 3 महीने के बाद इस फैमिली से छुटकारा जो मिलने वाला है। फिर वो अपने आप से कहता है कि मुझे ऐसे हंसना नहीं चाहिए। ये बोलकर वो अपनी खुशी को कंट्रोल करता है और अपना फेस रोने वाला बना लेता है। फिर वो हेन के रूम में जाता है और देखता है कि हेन तो अभी तक सो रही है और उसका एक हाथ तो बेड के बाहर था। यूनवू ये देखकर घबराने लग जाता है क्योंकि हेन कभी भी इतनी देर तक नहीं सोती है और सोचता है कि इसे क्या हो गया और उसे चेक करने के लिए उसके पास जाता है और हेन के बेड पर हाथ मारते हुए उसे जगाने की कोशिश करता है, पर हेन कोई भी रिस्पांस नहीं देती है। फिर यूनवू डरते हुए उसके पास आता है और उसके हाथ को उठाता है और उसका हाथ छोड़ देता है, तो उसका हाथ मरे हुए इंसान की तरह नीचे गिर जाता है और हेन की बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही होती है। यूनवू तो और ज्यादा ये देखकर डर जाता है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। फिर वो हेन की सांसें चेक करता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता तो वो उसकी हार्ट बीट सुनने की कोशिश करता है। वो बहुत ही घबराहट के साथ
उसकी हार्ट बीट सुनने की कोशिश करता है। इतने में हेन उठ जाती है और कहती है ये क्या कर रहे हो। ये सुनकर यूनवू उसकी तरफ फेस करता है और दोनों बहुत ही पास आ जाते हैं। तो हेन पूछती है तुम कर क्या रहे थे। तो यूनवू उसे नर्वस होकर किस कर लेता है और कहता है मॉर्निंग किस, गुड मॉर्निंग। हेन बेड पर उठ जाती है तो यूनवू नीचे ही गिर जाता है। यूनवू को लगता है कि हेन उस पर गुस्सा करेगी, पर हेन तो कहती है कि लगता है तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है। पर यूनवू कहता है नहीं तो हेन कहती है तुम्हारा चेहरा इतना चमक क्यों रहा है, लगता है आज तुम बहुत खुश हो, बहुत अच्छे से नींद आई है तुम्हें। तो यूनवू अपना चेहरा टच करते हुए कहता है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। जिससे हेन ये सुनकर हेन अपने बेड से उठ जाती है और यूनवू उसे देखकर डर जाता है। पर हेन तो फ्रेश होने के लिए जा रही होती है और यूनवू उठकर जाने लगता है तो वो वहीं स्लिप हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि दोनों रेडी होकर डॉक्टर से मिलने के लिए निकलते हैं। फिर हेन रास्ते में कहती है कि मेरी कंडीशन के बारे में तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता है, अगर ये बात फैलती है तो ये सिर्फ तुम्हारी गलती होगी, तो ये बात किसी को नहीं पता लगनी चाहिए। तो यूनवू कहता है हाँ। तो यूनवू कहता है कि क्या तुम अपनी कंडीशन के बारे में अपनी फैमिली को भी नहीं बताओगी। तो हेन कहती है उनको तो बिल्कुल नहीं बताने वाली, क्योंकि मुझे अभी 1 ट्रिलियन ग्रुप ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं उसके बहुत करीब हूँ। क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि ग्रैंडपा ने मुझे कोइन डिपार्टमेंट स्टोर देते हुए कहा था कि मैं इस कोइन ग्रुप को तुम्हारे डैड के बदले तुम्हें डायरेक्ट जब ही सौंपूंगा जब तुम 1 ट्रिलियन ग्रुप में शामिल हो जाओगी। यानी हेन 1 महीने के अंदर 1 ट्रिलियन वॉन का सेल करेगी, तभी उसे पूरे कोइन ग्रुप का कंट्रोल मिलेगा। तो यूनवू कहता है कि अभी तुम्हारे लिए अपनी हेल्थ से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम इस हालत में भी कोइन ग्रुप के बारे में कैसे सोच सकती हो। हेन बताती है कि मेरा भाई सोचोल वो तो मेरे खिलाफ मौका ही ढूंढ रहा है, किसी तरीके से मुझे हरा सके, और मेरी मॉम भी, वो भी तो कम नहीं है, वो भी मेरे भाई का ही सपोर्ट करती है। बस उन सबको मेरी कंडीशन के बारे में पता लगा, वो सब तो मुझे अपनी फैमिली से ही निकाल देंगे और बाद में फाइट भी करेंगे कि मेरी प्रॉपर्टी कौन लेगा, और ऐसा मैं कभी होने नहीं दे सकती। यानी सब लोग पैसों के पीछे ही पड़े हुए हैं, इनकी फैमिली में तो रिश्ते नाते सब बेकार ही हैं। पर यूनवू को ये सब सुनकर हेन के लिए बहुत बुरा लगता है। इसी के साथ पार्ट 4 का एंड यही होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय बाय।